हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। और एक क्विक अपडेट है कि मैंने अपने कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 287 एंड 288 ये दो वीडियोस अपलोड किए हैं विद एडवांस्ड स्ट्रक्चर, तो इनको जरूर वॉच कीजिएगा अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो अभी शुरू करते हैं एडिटोरियल को रीड करना। सबसे पहले देखो हमारा टाइटल, कीप इट सिंपल, इसे सरल रखें, इसे सिंपल रखें। एडिटोरियल किस पर है? ऑन बता रहा है पर, किस पर है? स्पेशल यानी कि विशेष, इंटेंसिव यानी कि गहन, जो गहराई से किया गया हो, इंटेंसिव। रिवीजन मतलब संशोधन यानी कि सुधार, तो विशेष, गहन, सुधार पर, संशोधन पर। रिवीजन नाउन है, इंटेंसिव एडजेक्टिव है, स्पेशल एडजेक्टिव है। इंटेंसिव किसके बारे में बता रहा है? रिवीजन के बारे में। स्पेशल किसके बारे में बता रहा है? रिवीजन के बारे में। तो दोनों क्या हुए? एडजेक्टिव। ये जो आज का टॉपिक है ना, ये हमारा जो पिछले से पिछला एडिटोरियल है जो इलेक्शन को लेके हमने किया था, बिहार वाला, तो उसमें जो वर्ड मीनिंग यूज हुए थे आज आपको इसमें सामने देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये सारे वर्ड वही है पिछले वाले, और इसमें कम से कम 20 वर्ड्स न्यू भी ऐड हुए हैं, वो मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखाऊंगा। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच किया होगा तो आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था रिवीजन, इंटेंसिव, ये सब क्या होता है। फिर भी हल्का हल्का बताता चलता हूं। तो ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन संशोधन पर। किसका संशोधन, किसका सुधार? ऑफ बिहार के इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स होते हैं चुनावी सूचियां, इलेक्शन लिस्ट जिसको आप बोलते हैं, तो चुनावी सूचियां। तो बिहार के चुनावी सूचियों का विशेष गहन संशोधन, उस पर यह है हमारा एडिटोरियल। इसमें जो लोग न्यू हैं वो अगर वर्ड याद करना चाहे तो पहला याद करेंगे इंटेंसिव, गहन जो गहराई से किया गया हो, रिवीजन मतलब संशोधन, सुधार। इलेक्टोरल रोल्स होते हैं चुनावी सूचियां। तो यही थे इसके अंदर वर्ड, और कुछ खास नहीं है। और जो आज के वर्ड मैंने ऐड करे हैं हमारी इस एडिटोरियल वोकेबलरी वाली पीडीएफ के अंदर, वो है वर्ड नंबर 111 से। तो ये है हमारा वर्ड, अभी इसको पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट। इंग्लिश को सीखने के बाद ही हमने स्टोरी एंड एडिटोरियल रीडिंग वगैरह शुरू किया है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हो, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। उसमें मेरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। और वो वाली वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो वो स्पेशल वीडियोस हैं, आप जरूर उनका फ़ायदा उठाइएगा। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये था हमारा टाइटल। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, द ईसीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अपोस्ट्रोफ एस क्या बताता है? काकी के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स मतलब संकेत, कॉन्फ्लिक्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सिग्नल्स नाउन है, और कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है विरोधी, जो विरोध उत्पन्न कर दे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये विरोधी संकेत हैं। एंडेंजर, तो ये खतरे में डालते हैं। एंडेंजर यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंडेंजर खतरे में डालना। तो ये विरोधी सिग्नल्स जो हैं ईसीआई के, ये खतरे में डालते हैं किसको? बिहार के वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। तो जो ये मतदान पंजीकरण प्रक्रिया है, इसको खतरे में डालते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कुछ खास नहीं था, दो वर्ड आप याद करेंगे, एक हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग, एक होगा एंडेंजर। तो इनको हम देख लेते हैं पीडीएफ में। पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब होता है विरोधी, एक दूसरे से टकराने वाला। तो ये है हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग, काम करेगा एडजेक्टिव का। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको सेल्फ रीड करने आपके सामने है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड दैम। एग्जाम्पल्स जो है पीडीएफ में गिवन है, 5 एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे आप इसको भी रीड कर सकते हैं। दूसरा वर्ड जो आप अभी करेंगे वो है एंडेंजर। अच्छा वर्ड है एंडेंजर। ये काम करेगा हमारा एक वर्ब का, मतलब होता है खतरे में डालना।
जोखिम में डालना, तो इतना ही याद कर लेंगे काफ़ी रहेगा, खतरे में डालना। ये इसके सिनोनिम एंटोनिम्स और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, इस वीडियो को अपने आप ये जो सेंटेंस लिखा है इसको समझने की कोशिश करो कि क्या पहचान पा रहे हो कि कैसे ये ट्रांसलेशन है, कौन से टेंसेज यूज़ हुए हैं, हिंदी क्या निकल रही है, बाकी मैं आपको बताता हूँ फिर। तो यहाँ पे लिखा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़, ये जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, तो इसका जो ये स्पेशल विशेष इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन संशोधन जो है, ठीक है, ECI का। और किसका संशोधन है? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, बिहार में चुनावी सूचियों का जो लिस्ट है उनको उन्होंने इम्प्रूव किया है, सुधार किया है, तो वही कह रहे हैं। तो उसका जो रिवीजन है, यहाँ पे देखो कोमा डाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अभी पेंडिंग रखेंगे। तो ये रिवीजन जो है इज रिडल्ड विद, तो ये भरा हुआ है, अच्छा वर्ड है रिडल्ड। रिडल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है भरे हुए होना। किससे भरा हुआ है? विद कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। अब ये दो वर्ड पहले आप देख लो, यहाँ पे लिखा है रिडल्ड, मतलब भरा हुआ, भिन्न भिन्न चीज़ों से भरपूर, छिद्रों या दोषों से भरपूर। इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करेंगे, ये कुछ इसके सिनोनिम देख सकते हैं। ये है हमारा वर्ड रिडल्ड विद, ये आप देख लो इसके एग्जाम्पल्स। तो भरे हुए होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब होता है विरोधाभास, एक दूसरे के विपरीत बात, एक दूसरे के उल्टा बात। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जस्ट रीड दैम। वापिस आइए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विशेष गहन संशोधन जो है बिहार में चुनावी सूचियों का, इज रिडल्ड विद, वो भरा हुआ है विरोधाभासों से, एंड और पोजेज अ सीरियस थ्रेट, और एक खतरा पैदा करता है। यहाँ पे पोज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे एस, ठीक है। पोज अ सीरियस थ्रेट, एक गंभीर खतरा पैदा करना। तो किसको, किसके प्रति खतरा पैदा करता है? टू वोटर एनफ्रेंचाइजमेंट, जो ये वोटर है मतलब मतदाता जो है उनका जो मताधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार, तो इसको बोला गया फ्रेंचाइजमेंट, मताधिकार, मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार। तो अब आप इसको ब्रेक करो, टेंस हम देखते हैं इसमें। ये जो सारा आपको दिख रहा है इलेक्शन कमीशन, ये सारा बिहार तक, ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके साथ यहाँ इज लगी है हेल्पिंग वर्ब, रिडल्ड है एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर एंड लगा के हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है। तो ये जो एंड के बाद सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है पोज, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट यही होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो ये रिवीजन है मतलब सारा ही हो गया। वैसे तो अगर देखा जाए यहाँ रिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, ये रियल, अगर इस पूरे, वैसे तो ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है बिहार तक, लेकिन इसमें भी अगर किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है, तो वो रिवीजन की बात हो रही है। तो ये जो संशोधन है पोजेज, तो ये पैदा करता है एक सीरियस गंभीर खतरे को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और किसके प्रति? वोटर एनफ्रेंचाइजमेंट के प्रति, मतलब मतदाता, मतदान, जो मतदाता के मताधिकार हैं उनके लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो वाइल लगा के हमने सेंटेंस को जोड़ा है, कह रहे हैं जबकि, वाइल जबकि, टॉटेड एज अ स्मूथ प्रोसेस, जबकि वो इसे एक स्मूथ प्रोसेस बताया है, ठीक है, जबकि इसे स्मूथ प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है टॉटेड। ये जो टॉट है ना, इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ, 113 नंबर पे है टॉट। टॉट एक वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब होता है प्रचार करना, प्रोक्लेम करना, या बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, या बार बार प्रशंसा करके किसी चीज़ को बेचने या लोकप्रिय बनाने की कोशिश करना, तो इसको बोलते हैं टॉट करना। तो बार बार कहना कि भाई ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो उसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टॉट करना। इसके कुछ एग्जाम्पल सिनोनिम आप यहाँ पे सेल्फ रीड करेंगे। ये है हमारा यूज टॉट का। तो ऐसे लिखा हुआ है वाइल टॉटेड, मतलब जबकि इससे बताया गया है, क्या क्या बताया गया? एज अ स्मूथ प्रोसेस, एक सुचारू प्रक्रिया, स्मूथ प्रोसेस, सुचारू प्रक्रिया बताया गया विद सिग्निफिकेंट फॉर्म सबमिशंस, मतलब
महत्वपूर्ण फॉर्म सबमिशंस के साथ, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो फॉर्म सबमिशंस है फॉर्म का मतलब सबमिट करना, तो वो महत्वपूर्ण जो है, तो उसके साथ बोल रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट फॉर्म सबमिशन के साथ ये एक सुचारू प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब इसका पूरा हिंदी निकालो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये विशेष गहन संशोधन है चुनावी सूचियों का बिहार में, जबकि इसे बताया गया है एक सुचारू प्रोसेस सिग्निफिकेंट फॉर्म सबमिशन के साथ, तो ये भरा हुआ है विरोधाभासों से और ये एक गंभीर खतरा पैदा करता है मताधिकारों के लिए। तो ये है इसकी पूरी हिंदी। वर्ड मीनिंग, पहला रिवीजन, दूसरा इंटेंसिव, तीसरा स्पेशल, चौथा टॉट और पांचवा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण हो गया, रिडल हो गया भरा हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास, पोज अ सीरियस थ्रेट गंभीर खतरा पैदा करना, और एनफ्रेंचाइजमेंट मताधिकार। ये जो वर्ड है एनफ्रेंचाइजमेंट, इसको भी देख लेते हैं, हमने अभी देखा नहीं है इसे। ये देखो 116 नंबर पे है। एनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है मताधिकार देना, मतलब वोट देने का अधिकार देना या नागरिक अधिकार देना, नागरिक होने का अधिकार देना या किसी को स्वतंत्रता और कानूनी अधिकार प्रदान करना। अच्छा वर्ड है। इसके एग्जाम्पल सिनोनिम ये हैं आपके सामने। तो अभी वापस आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो गाइज आप देख रहे हो किस तरह से पढ़ा जाता है। ये पॉसिबल तभी होता है जब आपको रूल आते हो। एक बार रूल सीखना जरूरी होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट आप में से जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको लगता है नहीं मैं तो ऐसे ही सीख लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक रूल्स की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो इतना तो आप में होना ही चाहिए कि आप पकड़ पा रहे हो कि कौन सा टेंस कहाँ पे कब किस सेंस में यूज़ किया जाना है। अगर नहीं कर पा रहे तो सीखने पर फोकस करो, रूल सीखने पे फोकस करो। रूल के बिना कुछ भी नहीं है। रूल सीख लोगे कुछ भी कर लोगे आप, एग्जाम भी क्रैक कर लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, एडिटोरियल पढ़ लोगे, स्पीकिंग कर लोगे, एसे राइटिंग कर लोगे। यू कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ रूल्स, राइट। तो ये आपको करना है। तो सीखा मैंने दिए हैं, वो आपका काम सीखना। तो आगे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ लिखा है डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ ऑफ लगा उल्टा पढ़ेंगे, प्रगति के दावों के बावजूद। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है मतलब के बावजूद। तो डिस्पाइट क्लेम ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति या प्रगति के दावों के बावजूद। तो ये दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रगति हो रही है, तो उसके बावजूद भी कह रहे हैं। यहाँ पे कोमा लगा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बावजूद कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ECI, ये जो विरोधी बयान है ECI की तरफ से, हाईलाइट ये प्रकाश डालते हैं। ये सारा सब्जेक्ट हाईलाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रकाश डालते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है, विरोधी बयान है, किस पर प्रकाश डालते हैं? डीप सीटेड इश्यूज पर, मतलब जो गहरे मुद्दे हैं उन पर। डीप सीटेड नाम से पता चल रहा है जो गहराई में बैठे हुए हैं, डीप सीटेड जो बहुत गहन है, गहरे हैं। फर्मली रूटेड है, ठीक है, फर्मली रूटेड है, जिन्होंने जड़ पकड़ी हुई है। तो ऐसे मुद्दे तो उनको प्रकाशित करते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ECI। ये तो टेंस सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आया। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे ये जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के दावे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे कॉमे के बीच में लिखा है विद ओवर इलेक्टोरेट सबमिटिंग फॉर्म्स। कह रहे हैं ये जो इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट यहाँ पे है वोटर्स, वोट डालने वाले, सबमिटिंग फॉर्म्स, तो वो सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो कह रहे हैं विद इलेक्टोरेट सबमिटिंग फॉर्म्स, कह रहे हैं जिसमें इलेक्टोरेट जो वोटर्स हैं वो सबमिट कर रहे हैं फॉर्म्स को। लेकिन कितने, यहाँ पे देखो दी एस्टिमेटेड इलेक्टोरेट, इसका मतलब हो गया जिसको आप क्या बोलते हैं अनुमानित, है ना। एस्टिमेट क्या था, अनुमान लगाना। एस्टिमेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है अनुमानित। और इलेक्टोरेट यहाँ पे नाउन हो गया, द आर्टिकल लग गया। तो ये जो अनुमानित वोटर है, इनका फॉर्म सबमिट करना है। तो ये अनुमानित इलेक्टोरेट है, इनमें से भी कह रहे हैं ऑफ 11%, ओवर 11%। तो अब आप उसकी हिंदी समझ में आएगी कि 11% से ज़्यादा जो अनुमानित वोटर्स हैं तो वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये मतलब है। अब दोबारा सुनिए, प्रगति के दावों के बावजूद जिसमें 11% से अधिक अनुमानित इलेक्टोरेट जो है जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोग्रेस की बात हो रही है।
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो है ECI की तरफ से, तो वो प्रकाश डालते हैं ये डीप सीटेड इश्यूज पर। तो इतना ही है इसमें, और कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना सा समझना था कि यहाँ पे ओवर 11% की बात हो रही है, 11% से ज़्यादा की बात हो रही है, और ये 11% किस में से, ऑफ लगा के बता रहे हैं, ये जो एस्टिमेटेड इलेक्टोरेट है इसमें से 11% से ज़्यादा, तो ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग पर आए, पहला याद करेंगे एस्टिमेटेड, अनुमानित, इलेक्टोरेट वोटर्स को बोल देते हैं, और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स विरोधी बयान, हाईलाइट प्रकाश डालना, डीप सीटेड यानी कि गहरे, क्लेम्स इस दावे, प्रोग्रेस इस प्रगति या उन्नति, डिस्पाइट इस के बावजूद। नेक्स्ट देखिए, इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। तो शुरुआत में द CEO बिहार के जो CEO हैं, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स मशहूरियों के माध्यम से, सजेस्टेड इन्होंने सुझाव दिया। यहाँ पे CEO सब्जेक्ट है, सजेस्टेड वर्ब की सेकंड टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिहार के जो CEO हैं इन्होंने प्रारंभ में एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू सुझाव दिया था किसका, अ लीनियंट अप्रोच का, मतलब एक नर्म रवैये का, एक नर्म दृष्टिकोण का। लीनियंट क्या होता है, नर्म, या फिर जिसको नर्म दिल बोल सकते हो आप, ठीक है, अभी मैं आपको ये वर्ड भी दिखाऊंगा। और अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, रवैया। तो इसने सजेस्ट किया था एक कि भाई नरमी वाला जो दृष्टिकोण है टूवर्ड्स इलेक्टर्स के प्रति, तो इस चीज़ का सुझाव दिया था कि भाई वो जो इलेक्टर्स हैं तो उनके प्रति, ठीक है, टूवर्ड्स इसके प्रति एक लीनियंट अप्रोच रखो, एक नर्म दृष्टिकोण रखो। और इलेक्टर्स कौन, हु डिड नॉट हैव द स्टिपुलेटेड 11 डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास ये जो 11 स्टिपुलेटेड मतलब निर्धारित जो दस्तावेज है वो नहीं है। क्लियर हो गया? अब दोबारा सुनिए, प्रारंभ में, शुरुआत में, शुरू में CEO है जो है बिहार के, इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से सुझाव दिया था इलेक्टर्स के प्रति एक नर्म दृष्टिकोण का। और इलेक्टर्स कौन, हु डिड नॉट हैव, जिनके पास नहीं थे या जिनके पास नहीं है, स्टिपुलेटेड यानी कि निर्धारित 11 डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आइए वर्ड मीनिंग पे। पहला लीनियंट, दूसरा स्टिपुलेटेड, दोनों को देख लेते हैं, अच्छे वर्ड है दोनों। लीनियंट मतलब हो गया उदार, नर्म दिल, या नर्म बोल सकते हो, सिंपल नर्म दिल, कम सजा देने वाला। हम बोलते हैं ना वो टीचर बड़ा लीनियंट है, मतलब वो किसी को सजा वगैरह नहीं देता है, तो ऐसा यूज़ करते हैं लीनियंट। तो ये आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। द टीचर वॉज लीनियंट विद द लेट सबमिशंस, शिक्षक देर से जमा किए गए कार्यों को लेकर नरमी बरती शिक्षक ने, ठीक है, तो लीनियंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टिपुलेटेड, ये वर्ड काफ़ी जगह मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी आपको एक निर्धारित समय के अंदर अंदर फॉर्म सबमिट करना है, यू हैव टू सबमिट द फॉर्म इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो हम बोलते हैं स्टिपुलेटेड। तो ये होता है निर्धारित किया गया, डिसाइड जो पहले से हो रखा है, शर्त के रूप में तय किया गया, स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया। तो ये है कुछ आपके सामने सिनोनिम एंटोनिम, और ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। तो क्लियर हो गया सब कुछ। अब आज ये टेंस पर, यहाँ पर CO सब्जेक्ट है, सजेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इलेक्टर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और डिड नॉट हैव, ये हो गया पोजेशन, पास्ट पोजेशन, ठीक है, हैव बताता है पास होना। स्टिपुलेटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये कोई थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं है, ऐसा गलती मत करना ईडी देखकर। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा है सेंटेंस, पढ़ते हैं। दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया, दे ऑब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर हेल्पिंग वर्ब, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। उन्हें बताया गया दैट की, क्या बताया गया, दे कुड सबमिट, वे सबमिट कर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म्स, ये जो गणना प्रपत्र हैं। तो एन्यूमरेशन फॉर्म्स क्या होते हैं, गणना पत्र। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं ये एन्यूमरेशन, ठीक। और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। उन्होंने क्या बोला होगा, यू कैन सबमिट, आप सबमिट कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, यू कैन सबमिट। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात यहाँ कर रहे हैं, तो यू बदल गया दे के अंदर, और कैन हमारा चेंज हो गया
कुड के अंदर। अब समझ आया नरेशन किस तरह से है, इसीलिए मैं हिंदी इसकी बोल रहा हूँ सकते हैं, नॉट सकता था। तो दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया कि दे कुड सबमिट, कि वे सबमिट कर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म्स को। और किसको सबमिट कर सकते हैं? टू बूथ लेवल ऑफिसर्स को, जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको। एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स लेटर, और जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बाद में उपलब्ध करा सकते हैं। और या क्या कर सकते हैं? इवन गेट वेरीफाइड, या यहाँ तक कि वेरीफाइड हो सकते हैं। ठीक है, इवन गेट वेरीफाइड, या वो वेरीफाइड हो सकते हैं विदाउट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, बिना अनिवार्य दस्तावेजों के। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है कह रहे हैं उसके बिना भी वो वेरीफाइड हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है विद वेरिफिकेशन, कह रहे वेरिफिकेशन के साथ, सत्यापन के साथ। तो कैसे वेरिफिकेशन के साथ हो सकता है ये? कह रहे वेरिफिकेशन थ्रू। तो किसके थ्रू होगी वेरिफिकेशन? लोकल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। मतलब जो स्थानीय जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन से जांच, लोकली स्थानीय। जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है किसके द्वारा? बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। तो ये जो मत इलेक्शन रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिसर्स हैं, इनके द्वारा जो स्थानीय इन्वेस्टिगेशन होगी, कह रहे उसके माध्यम से वेरिफिकेशन के साथ ये गेट वेरीफाइड हो सकते हैं बिना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के। क्लियर हो गया? इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। टेंसेज आप ध्यान से देखो, ये हमारा कैन की जगह कुड आया नरेशन की वजह से। इसमें यहाँ पर आई थिंक मुश्किल कुछ नहीं है, इसमें बस प्रेपोजिशन लगा लगा के थोड़ा बड़ा किया हुआ है। जैसे बाय लगा दिया, थ्रू लगा दिया, विद लगा दिया, ठीक है, विदाउट लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहीं तक ही 4 प्रेपोजिशन के साथ जोड़ जोड़ के बड़ा कर दिया सेंटेंस को। अदरवाइज मुश्किल नहीं था, बस ये स्टार्टिंग में था पास्ट इंडेफिनिट और ये कैन का कुड। वर्ड मीनिंग इसमें देख लीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म्स मतलब होते हैं गणना प्रपत्र या सूची बनाने वाले फॉर्म। बाकी आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, सिनोनिम्स देखिए समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स टू एवरी हाउस होल्ड। तो इन्होंने हर घर में क्या किया? गणना फॉर्म वितरित किए, बांटे। तो आगे आइए, हाउएवर, हालांकि, द ECE क्लैरिफाइड, ECE ने स्पष्टीकरण किया, दैट की, क्या स्पष्ट किया इन्होंने? अर्लियर ऑर्डर्स, जो पहले के आदेश हैं, स्टैंड, वो जारी रहेंगे, वो बने रहेंगे, तो वो वैसे ही रहेंगे आदेश। यहाँ पे स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो पहले के आदेश जो हैं वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। कौन से आदेश? मैंडेटिंग, जो अनिवार्य बनाते हैं, किसको? डॉक्यूमेंट सबमिशन को, कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन को जो अनिवार्य बनाते हैं, और कब तक? 25 जुलाई 2025 तक। तो ये आदेश तो ऐसे ही रहेंगे। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं विद द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड, तो जिसमें ये जो अ पीरियड है, मतलब एक जो समय सीमा है, ठीक है। तो क्लेम्स यहाँ पे देखो तो नाउन, एक तरह से दावा होता है, नाउन, एस लगा दिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये नाउन है तो एस लगाया, तो ये अ कैसे आ गया ज़्यादा के साथ? देखो यहाँ पे जो क्लेम्स है ना, ये नाउन नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये जो अ लगा है ना, ये क्लेम्स की वजह से नहीं है, वो पीरियड की वजह से है। तो अ पीरियड, ठीक है, जिसमें ये जो पीरियड है दावों का, कि भाई किसी को दावा करना है या आपत्तियां करनी है, तो वो जो समय सीमा है इतने तारीख से इतने तक, ठीक है, वो होगी फॉर दोज, उनके लिए। किन के लिए होगी? हु फेल टू कंप्लाई, जो अनुपालन करने में विफल रहे हैं। ये तो इसमें कुछ खास नहीं था। फेल टू आप समझ रहे हो, हमारा फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लेसन। कंप्लाई मतलब अनुपालन करना, फॉलो करना। फेल टू मतलब असफल होना, विफल रहना, मैनेज ना कर पाना। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया दोज के लिए, उनके लिए, ठीक है। तो अब इसका अगर शॉर्ट में बताऊं तो कह रहे हैं हालांकि जो ECE है, इन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि जो ये पहले के ऑर्डर हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिशन को 25 जुलाई 2025 तक अनिवार्य बनाते हैं, तो ये ऐसे ही बने हुए हैं, जिसमें जो लोग फेल हुए हैं अनुपालन करने में, तो उनको एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड मिला है 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो ये है पूरा इसका हिंदी। वर्ड मीनिंग देखो, सबसे पहला ऊपर है अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, एन्यूमरेशन फॉर्म्स तो ये तो बता दिया मैंने, और इसके अलावा लोकल स्थानीय इन्वेस्टिगेशन इज जांच, वेरिफिकेशन इज सत्यापन, मैंडेटरी इज अनिवार्य, और इसके अलावा क्लैरिफाई स्पष्टीकरण करना, अर्लियर ऑर्डर्स पहले के आदेश,
ठीक, और क्लेम्स हो गए दावे, ऑब्जेक्शंस हो गए आपत्तियाँ, और कंप्लाई हो गया फॉलो करना। नेक्स्ट है दिस शिफ्ट, ये जो पलटाव है, ये जो शिफ्ट हुआ है इन स्टैंस, स्टैंस में, स्टैंस मतलब रवैया, ये जो रवैये में बदलाव है, ये जो रवैये में जिसको मतलब पलटाव है। एंड और रिलायंस, रिलायंस मतलब होता है निर्भरता, जैसे रिलाय ऑन होता है ना, भरोसा करना, रिलाय से बना रिलायंस, ये नाउन का काम कर रहा है। ये जो रिलायंस है, भरोसा है, ठीक है, निर्भरता है किस पर, ऑन लोकल लेवल इन्वेस्टिगेशंस पर, मतलब स्थानीय स्तर की जो जांच है, फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज प्रेजेंट, प्रस्तुत करती है किसको, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को, अंतर्निहित समस्याओं को। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऊपर का जितना भी दिख रहा है सारा का सारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोबारा समझो, ये जो पलटाव है रवैये में, और जो निर्भरता है किस पर, निर्भरता लोकल लेवल की इन्वेस्टिगेशंस पर, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये प्रस्तुत करती है, ये सामने लाती है, पैदा करती है इनहेरेंट यानी कि अंतर्निहित, निहित जो अंदर समाये हुए हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। 120 नंबर, इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित, स्वाभाविक रूप से मौजूद, किसी चीज के मूल स्वभाव में शामिल, जो पहले से उसके अंदर हो। ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसको आप पढ़ लें अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ लिखा है लीविंग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन को छोड़ना, सत्यापन को छोड़ना, किस पर छोड़ना, टू द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन पर, डिस्क्रिशन होता है विवेक पर, समझदारी पर। तो विवेक क्या होता है, सच और झूठ में फर्क करने की जो समझ होती है उसको बोलते हैं विवेक, इसको बोला गया डिस्क्रिशन। तो कह रहे हैं वेरिफिकेशन को छोड़ना किस पर, विवेक पर, किसके विवेक पर, ऑफ लोकल इलेक्टोरल ऑफिसर्स के, जो भी स्थानीय चुनावी अधिकारी जो हैं, तो उनके विवेक पर छोड़ना कि वो अपने समझ के हिसाब से वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो कह रहे हैं वो ऐसी वेरिफिकेशन को उन पर छोड़ना, उनके विवेक पर छोड़ना। इंक्रीजेज वो बढ़ा देती है, ये इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया यहाँ पे एस, और ये जो है लिविंग वेरिफिकेशन, ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लिविंग वेरिफिकेशन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल इलेक्टोरल ऑफिसर्स, ये सारा सब्जेक्ट है। और इसमें भी अगर मेन देखा जाए तो यहाँ छोड़ने की बात हो रही है वेरिफिकेशन को। तो वेरिफिकेशन को छोड़ना लोकल इलेक्टोरल ऑफिसर्स के विवेक पर, उनकी समझ पर ये बढ़ा देती है। किसको बढ़ाएगी ये, पॉसिबिलिटी, संभावना को। कौन सी संभावना, ऑफ मिसयूज, गलत इस्तेमाल की, एंड बाइज की मतलब पक्षपात की। बाइज होता है पक्षपात, मिसयूज होता है गलत इस्तेमाल। आगे देखो, सच एन एडहॉक अप्रोच, इस तरह की जो एडहॉक अप्रोच है, यहाँ पे देखो एडहॉक आ रहा है। एडहॉक का मतलब क्या होता है, जिसको आप बोल सकते हैं जो टेम्परेरीली आप जिसको बनाते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कुछ थोड़े से समय के लिए बनाया जाता है, गठित किया जाता है, उसको बोलते हैं एडहॉक। ये काम करता है एडजेक्टिव का। तो सच एन एडहॉक अप्रोच, इस तरह की जो अप्रोच है जो थोड़े समय के लिए है। रिस्क्स, ये खतरा पैदा करती है। अब यहाँ पे सच एन एडहॉक अप्रोच, ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। रिस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह का जो ये टेम्परेरीली गठित, ठीक है, पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो ऐसा दृष्टिकोण है, तो ये खतरा पैदा करता है किसका, रॉन्गफुल इंक्लूजन का, मतलब गलत समावेशन का। इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूड कर देना, हो सकता है किसी को जो उधर का नागरिक नहीं है उसको इंक्लूड कर दिया लिस्ट के अंदर, तो इंक्लूजन। और किसका, एक्सक्लूजन का, यानी कि जो वोट देने का अधिकार रखता है उसको वोट देना चाहिए, उसको लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन उसको बाहर कर दिया। तो ऐसा जो गलत इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है, तो उसका खतरा पैदा होता है ऐसे एडहॉक अप्रोच से। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं। अब ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वीडियो नंबर है 286 या 285, इसको आप देखना, समझ में आएगा ये कैसे रूल यूज हुआ। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या आ रहा है, अंडरमाइनिंग, जो नुकसान पहुंचाया, जिससे नुकसान पहुंचता है, हिंदी आएगी जिससे नुकसान पहुंचता है, जो जिससे कमजोरी पैदा होती है। किस चीज का नुकसान पहुंचता है, इंटीग्रिटी को। इंटीग्रिटी होती है अखंडता, विखंडता, ठीक है, ईमानदारी।
तो ये जो विश्वसनीयता है, अखंडता है किसकी, ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये जो चुनावी सूची है इसकी अखंडता पर, जो मतलब ऐसा बोलोगे जिससे इलेक्टोरल रोल की जो विश्वसनीयता है, अखंडता है, उस पर असर पड़ता है, उस पर नुकसान पहुंचता है। अब मैं आपको ये सारे वर्ड दिखाता हूँ। एक डिस्क्रिशन, एक डेसिक्रेशन भी था, वो हो जाता है किसी चीज़ का अपवित्रीकरण, जैसे मंदिर पे कुछ बना दिया, ठीक है, कोई ग्राफिटी बना दी या कोई ग्रंथ वगैरह उसका अपमान कर दिया, उसको डेसिक्रेशन बोलते हैं। लेकिन ये डिस्क्रेशन है, ये विवेक है, समझ है। एडहोक ये वर्ड हो गया, और एक आ गया यहाँ पे इनहेरेंट और रॉन्गफुल और अंडरमाइन। तो ये सारे मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी सारे वर्ड हमने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। तो देखो 121 नंबर, डिस्क्रिशन मतलब विवेक, समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता। एग्जाम्पल्स आप रीड करेंगे, आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड है डेसेक्रेशन, ये आज के एडिटोरियल में नहीं है बट मिलता जुलता वर्ड था इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया। अपवित्र करना, बेअदबी करना, स्पेलिंग देख लेना इसकी। ये हमारा वर्ड एडहॉक, क्या मतलब हुआ, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया, जो एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, गठित किया जाता है। तो तत्कालीन जरूरत के अनुसार या अस्थायी रूप से गठित, जो टेम्परेरीली गठित किया जाए, बनाया जाए। एग्जाम्पल देख लो, एन एडहॉक कमेटी, एक ऐसी कमेटी है जिसको टेम्परेरीली बनाया गया कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, तो एडहॉक कमेटी, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पे, ये आप सेल पढ़ना। इसके अलावा रॉन्गफुल इज गलत, अनुचित, अवैध, सिंपल वर्ड है। एग्जाम्पल्स ये रहे इसके कुछ। नेक्स्ट है अंडरमाइन, यह भी हमने देखा, मतलब हो गया कमजोर करना, धीरे धीरे क्षति पहुंचाना या किसी की स्थिति, अधिकार या प्रभाव को छिपे रूप से नुकसान पहुंचाना, यही आया था यहाँ पे अंडरमाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अगर आप टेंस देखो, ये लास्ट वाले में, सच एन एडहॉक सब्जेक्ट, रिस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोमा लगा के यहाँ रिजल्ट बता रहे हैं, तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ पे। इंस्टेड, इसकी बजाय, द ECI शुड अडॉप्ट, ECI को अपनाना चाहिए, शुड का लेसन, एक्टिव वॉइस, क्या अपनाना चाहिए, अ मोर, एक ज़्यादा, प्रेगमेटिक यानी कि व्यवहारिक, फैक्ट पर बेस्ड, ये वर्ड हमारा पिछले एडिटोरियल के अंदर आया था, मैंने आपको ऐड भी करके दिया था, एग्जाम्पल, सिनोनिम सब कुछ दिखाया था PDF में। आप अब चेक करना, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अब बार बार सेम वर्ड नहीं दिखा सकता मैं आपको, ठीक है। प्रेगमेटिक पिछले एडिटोरियल में गिवन था। तो कह रहे हैं ECI को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, एक ज़्यादा व्यवहारिक या फैक्ट बेस्ड, या बोल सकते हो तथ्यात्मक और रोबस्ट अप्रोच को, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ये वर्ड भी हमने पहले किया हुआ है, इसी PDF के अंदर गिवन है। अप्रोच इज दृष्टिकोण, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ECI को एक ज़्यादा व्यवहारिक या तथ्यात्मक और मजबूत दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, बाय एक्सेप्टिंग, स्वीकार करके, किसको, मोर यूनिवर्सली अवेलेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को, मतलब जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे पहचान वाले दस्तावेज जो अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमिक रूप से, मतलब हर जगह, ठीक है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो हर जगह उपलब्ध हैं, तो उनको एक्सेप्ट करके, ठीक है, इसको, इस दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और कैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, एंड मनरेगा जॉब कार्ड्स हो गए, तो ये सारे, ठीक है। ECI को अडॉप्ट करना चाहिए एक ज़्यादा प्रैग्मेटिक और रोबस्ट अप्रोच, यानी कि तथ्यात्मक और मजबूत दृष्टिकोण स्वीकार करके, ज़्यादा सार्वभौमिक रूप से जो उपलब्ध आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड्स, तो इनको एक्सेप्ट करके। आगे देखो, द यूबिक्यूटी ऑफ आधार, बहुत प्यारा वर्ड है, आई थिंक 5-6 साल बाद मेरे सामने आ रहा आज ये यूबिक्यूटी। एक वर्ड हमने, जो मैंने याद किया था, वो था यूबिक्यूटस, जब मैं ऐसे वगैरह लिखता था उस टाइम ऐड करता था यूबिक्यूटस, जैसे काउज आर यूबिक्यूटस, काउ जो है वो हर जगह पाई जाती है, तो यूबिक्यूटस है जो हर जगह फैला हुआ है, मौजूद है, वो एडजेक्टिव था। आज यूज़ हो रहा है नाउन के रूप में, जिसको बोल देते हैं सर्वव्यापकता,
मतलब जो हर जगह मौजूद होने की एक प्रक्रिया। द यूबिक्यूटी, जो ये सर्वव्यापकता है ऑफ आधार की, मतलब जो ये आधार का हर जगह पे मौजूद होना है, ठीक है। वो आगे कोमा डाल दिया, फिर से कोमा डाल दिया, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो मौजूद होना है आधार का हर जगह, मेक्स इट, वो इसे बनाता है। मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनाता है इसे, आधार कार्ड को, मतलब इसको, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो भी प्रोसेस है, इसको क्या बनाता है, एन मतलब इसी आधार की ही बात हो रही है, तो ये आइडियल प्रूफ बनाता है, एक आदर्श प्रूफ बनाता है, किसका, ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का, ठीक है। तो हम कहेंगे पहचान का आदर्श जो ये प्रूफ है, सबूत है, वो बनाता है, ठीक है। तो आधार का हर जगह मौजूद होना इसे बनाता है एक आदर्श प्रूफ उसकी पहचान का। आगे लिखा है आधार के बारे में बोल रहे हैं, एंड इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इसकी जो अनिवार्य जरूरत है, मतलब आधार कार्ड की जो अनिवार्य जरूरत है, फॉर न्यूमरस गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारी सरकारी सर्विसेज के लिए। सीधी सी बात है, बहुत सारी जो सरकारी सर्विसेज है उनमें क्या होता है, आधार कार्ड जरूरी होता है। तो वो एक प्रूफ ही तो हो गया जो इसे अपने पहचान का एक वैलिड प्रूफ बताता है, आइडियल प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इसी तरह से राशन कार्ड्स एंड मनरेगा जॉब कार्ड्स, ये जो हैं, आर वाइडली हेल्ड, तो ये बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। हेल्ड का यहाँ पे मतलब है लोगों के पास है एक तरह से, ठीक है। वाइडली मतलब व्यापक रूप से, एक बड़े पैमाने पर। तो राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड्स, ये वाइडली हेल्ड है, मतलब ये हर जगह मौजूद है। पर्टिकुलरली, खास तौर पर, विशेष रूप से, अमंग अग्रेरियन पॉपुलेशंस, जो अग्रेरियन पॉपुलेशंस है खास तौर पर इनके पास। अग्रेरियन क्या होता है, एग्रीकल्चर से बना हुआ, यानी कि कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रेरियन पॉपुलेशन। तो कृषि संबंधी जो जनसंख्या है, तो उनके बीच विशेष रूप से तो ये मौजूद है, कौन से, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड्स। एज, क्योंकि, दे आर सेंट्रल, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र मतलब मूल आधार, मुख्य चीज जिसको आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सारे जो हैं कार्ड वगैरह की बात हो रही है, तो ये हैं केंद्र, सेंटर है, मतलब मूल है, किसका, टू इंडियाज वेलफेयर इनिशिएटिव्स, जो भारत के कल्याणकारी इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, तो भारत के कल्याणकारी पहलों का केंद्र है ये। आया समझ में। एज यहाँ पे बता रहा है क्योंकि को, एज के चार मतलब, क्योंकि के चार मतलब है, उसमें से एक यूज हो रहा है एज, किस सेंस में होता है, वीडियो नंबर 254 है शायद, चेक करना, 254 या 255। वर्ड मीनिंग देख लो, इसमें अच्छे वर्ड आए हैं। पहला है यूबिक्यूटी, अभी हमने देखा, यूबिक्यूटी यानी कि सर्वव्यापकता या हर जगह मौजूद होना। एग्जाम्पल्स ये आप देख सकते हो, नाउन का काम करता है ये। नेक्स्ट है अग्रारियन, ठीक है, अग्रारियन, कृषि संबंधी, खेती से जुड़ा हुआ, एक ये वर्ड हमने कर लिया। न्यूमरस बहुत बार आ चुका है, पिछली वीडियो में भी था, मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा। यूबिक्यूटी हो गया, मेक इज बनाना, आइडियल इज आदर्श, आइडेंटिटी पहचान, प्रूफ इज सबूत, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, सेंटर इज केंद्र मतलब मुख्य चीज, वेलफेयर हो गया जिसको आप बोलते हैं कल्याणकारी, या एडजेक्टिव का एक काम कर रहा है, इनिशिएटिव्स मतलब पहल। नेक्स्ट है बिहार्स हिस्टोरिकल चैलेंजेस, बिहार के जो ऐतिहासिक चुनौतियां हैं, बिहार की ऐतिहासिक चुनौतियां जो हैं, किस में चुनौतियां हैं, इन बर्थ रजिस्ट्रेशन में, स्कूल एनरोलमेंट में, एंड ब्रॉडर डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो बिहार के ऐतिहासिक चुनौतियों में, चुनौतियां किस कौन सी में, बर्थ रजिस्ट्रेशन में, स्कूल एनरोलमेंट में, या जो ब्रॉडर डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक व्यापक जो दस्तावेजीकरण है। ब्रॉडर होता है व्यापक, एक बड़े पैमाने पर, डॉक्यूमेंटेशन हो गया दस्तावेजीकरण, नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये चैलेंजेस की बात हो रही है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मीन, तो इसका मतलब है, ये मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिहार के ऐतिहासिक चुनौतियों का मतलब है, ये इसकी हिंदी एक्यूरेट, तो उसका मतलब है कि दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जेन्युइन इलेक्टर्स, जो सिग्निफिकेंट नंबर है मतलब जो महत्वपूर्ण संख्या है, किसकी, वास्तविक इलेक्टर्स की, जो सही मायने में वोटर्स हैं, ठीक है, जेन्युइन वास्तविक इलेक्टर्स वोटर्स, तो जो सही मायने में जो इलेक्टर्स हैं उनकी जो सिग्निफिकेंट नंबर है, में लैक,
तो वहाँ पे कमी हो सकती है। किस चीज़ की कमी हो सकती है? एनी ऑफ द 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स। ये जो 11 इंडिकेटिव यानी कि सांकेतिक डॉक्यूमेंट्स है, तो इनमें से कह रहे हैं कि उनके पास हो सकता है कि कोई भी ना हो, इसलिए लिखा है एनी ऑफ द 11। तो इन 11 सांकेतिक डॉक्यूमेंट्स में से हो सकता है उनके पास कोई भी ना हो। लेकिन इसका ये हिंदी नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कि बिहार का जो हिस्टोरिकल चैलेंजेस है बर्थ रजिस्ट्रेशन में, स्कूल एनरोलमेंट में, ब्रॉडर डॉक्यूमेंटेशन में, तो इन चुनौतियों का मतलब होता है कि एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा जो नंबर ऑफ जेन्युइन इलेक्टर्स का है, एक बड़े संख्या में जो सही मायने में जो वोट देने वाले हैं, तो मे लैक उनके पास कमी हो सकती है। किसकी? इन 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक की भी। मतलब हो सकता है 11 के 11 ही ना हो जो उन्होंने मैंडेटरी किए हुए हैं। लैक मतलब कमी होना, ये हमारा मे का लेसन, और दैट यहाँ सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। और इससे पहले याद दिला दूँ, आप में से जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है बेसिक से लेकर सुपर एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें A to Z रूल कवर होंगे, आप जो अभी पढ़ रहे हो इसमें आप देख रहे हो मैं किस तरह से रूल को पढ़ पा रहा हूँ, तो एक भी ऐसा रूल नहीं है, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको ना सिखाया हो। आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे मेरे कोर्स के अंदर। तो सीख लो, सीखने के बाद आपको मज़ा आएगा, फिर मुझे बताना कि इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसको सीखना है ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और मेरी गारंटी है एक भी रूल बाहर से नहीं होगा। आगे देखो, द ऑनस, बहुत प्यारा वर्ड है, ये हमने उसमें किया था जो आइल्स के एसेस थे उसके अंदर। ये जो ऑनस है, ऑनस मतलब दायित्व, जिम्मेदारी। इज ऑन द स्टेट, वो राज्य पर है, एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, और इनके संस्थानों पर है, इंक्लूडिंग द ECI, जिसमें ECI भी शामिल है। तो दायित्व राज्य पर है, इसके संस्थानों पर है, जिसमें ECI भी शामिल है। और कौन सा दायित्व? टू फैसिलिटेट, उपलब्ध कराने का या सुलभ बनाने का, ईजी बनाने का। किसको? उनकी पार्टिसिपेशंस को। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड, एक एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझ में आया होगा, किस तरह से रीड किया जाता है, समझा जाता है, आपको समझ अच्छे से आया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। जिसको बुक बाय करना है तो उसके लिए भी लिंक नीचे गिवन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल या न्यूज़पेपर रीडिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।